आज हम हमारे इस हिंदी व्याकरण में एक नए पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। बच्चों, आपने देखा है कि हिंदी में अलग अलग व्याकरण में अलग अलग हमारे पड़ाव है, टॉपिक्स है, जिनसे हमें हर रोज अलग अलग नई नई बातें समझ में आती है। पर इन बातों के साथ ही आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। कहानी नहीं बोल सकते उसे, पर एक बात है कि जो बात हम हमारे दिन में, मतलब हमारा जो हर रोज का काम है, उस काम में या उस दिन में हम ये बातें बहुत ही जरूरी रहती है हमारे लिए, या हम बहुत उन्हें नजदीक से देखते हैं। जैसे कि हमारे घर में हमारे माता पिता है, पिता हमारे बाहर जाते हैं, वो काम करते हैं, कहीं पे जाके अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग उनके जो भी रिश्तेदार है या उनके फ्रेंड सर्कल है, उनसे मिलते हैं कभी कभार। उसी तरह माँ घर का पूरा ख्याल रखती है, घर का काम करती है, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए क्या नहीं, ये सब कुछ हमें माँ बताती रहती है, या हम माँ से कहते रहते हैं। साथ में अगर हमारे यहाँ पे घर में दादा दादी रहे तो बात अलग रहती है, क्योंकि दादा दादी बोलेंगे तो सबसे बच्चों के पास में वही रहते हैं। माँ के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी से हमारा रिश्ता जुड़ता है तो वो रहते हैं हमारे दादा और दादी। क्यों जुड़ता है उनसे रिश्ता? क्योंकि उनसे हम उनके जमाने से, या उन्होंने क्या क्या अपनी जिंदगी में सीखा, या अपनी जिंदगी में उन्होंने अपने बेटे के लिए, मतलब हमारे पिताजी के लिए क्या क्या किया, वो हमें अक्सर उनके बहुत अच्छे अनुभव से बताते हैं। यही बात मुझे बतानी बच्चों, हमें कोई भी नई बात सीखनी है, उसके लिए जिंदगी में हमें जरूरी है अनुभव, और इस अनुभव को सुनने के लिए हमारे पास बहुत ही जरूरी है कि हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी बात अगर हमें सुननी है तो उस बात को सुनना ही हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो उस बात में आए हुए अलग अलग शब्द, उनके अर्थ हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें खाना का अगर अर्थ पता नहीं, खाना ये शब्द हम सुनते हैं, पर इस खाना का जो प्रोसीजर है, या इस खाने में क्या करना है, खाने में मतलब क्या, जो भी हमारे प्लेट में खाना परोसा जाए उसे हमें खाना है, उस सिचुएशन को या उस प्रक्रिया को हम कहते हैं खाना या खाना खाना। पर ये शब्द हमें कब पता चलेगा? जब हमें इस शब्द के बारे में पता रहेगा। सोना मतलब क्या? सो जाना। पर ये भी सिचुएशन या ये प्रक्रिया हमें पता होनी चाहिए। मतलब मुझे आपको ये बताना है कि हमारे जो शब्द है, इन शब्दों को कैसे बनाया, या इन शब्दों का जन्म कैसे हुआ, या इन शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चलो बच्चों, आज हम हमारी 7वीं कक्षा की ओर जाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द रचना प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में पढ़ने के साथ हमें 2 नए टॉपिक पढ़ने हैं, या 2 नए टॉपिक के बारे में बहुत सारी जानकारी लेनी है, और वो टॉपिक है हमारे उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शब्द ऐसा है कि उसका खुद का एक अलग स्थान है, वो एक स्वतंत्र रूप से और सार्थक रूप से, क्योंकि अगर शब्द ना रहे तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे के बारे में हम बोल भी नहीं सकते, या किसी भी कहानी लेखन, पत्र लेखन, प्रश्न उत्तर, इनके बारे में हम नहीं बता सकते, या हम हमारे किताबों को भी पढ़ नहीं सकते। तो हमारे लिए बहुत जरूरी बात है कि शब्दों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हमने पुराने जमाने से देखा है कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी शब्दों का इस्तेमाल होता था। उन्हीं शब्दों को अलग अलग किताबों या अलग अलग पेपर्स के द्वारा हमने जाना है, या हमारे जो भी पहले ज़माने के लोग हैं उनका इस्तेमाल करते आए हुए, या आज भी हम कर रहे हैं। क्योंकि रामायण, महाभारत, गीता सार, ये सब कुछ लिखा गया है, पर इनको लिखते समय उनमें बहुत सारे नए शब्दों का भी ज्ञान हमें मिला है। सभी बातों को हमने सुना, जाना। आपको पता है हमारी जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत से ही बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ था। आज हमारे भारत देश में हिंदी भाषा ये 65% लोगों की बोली जाने वाली सबसे प्यारी भाषा, जिसे हमारे भारत ने उसे राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है।
तो ये था हमारे शब्दों के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। इसके लिए मुझे आपको ये सारी बातें आज बतानी पड़ी। बताना ही मतलब मुझे ज़रूरी नहीं है, तो ये बातों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और साथ ही साथ आपके मगज में मतलब आपके दिमाग में इसे बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखना है। तो बच्चों आओ, अभी हम पहले देखेंगे कि शब्द रचना प्रक्रिया में आया हुआ हमारा जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग से क्या होगा, या उपसर्ग को शब्द प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल करना कैसा है, किस तरीके से करना जरूरी है और कब करना है, कौन से जगह पे इनका इस्तेमाल होना चाहिए, हर जगह पे इनका इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, या कौन से शब्द के बाद या कौन से शब्दों की प्रक्रिया के बाद इनका इस्तेमाल हमें करना है, ये सब कुछ आज हम हमारे इस नए टॉपिक में जानेंगे। तो चलो इसकी ओर चलते। सबसे पहले में उपसर्ग क्या है और इस उपसर्ग की परिभाषा से हमें क्या मिलेगा या हमें कौन सा ज्ञान मिलेगा, ये देखते हैं। आओ बच्चों, उपसर्ग। उपसर्ग ये देखो बच्चों, उपसर्ग शब्द उप अधिक सर्ग, मतलब हमारा जो ये उपसर्ग आया है इसके दो अलग अलग भेद किए गए या इन दोनों को अलग किया है। किस तरीके से, उप और अधिक और सर्ग, इन दोनों को अलग किया है। मतलब इन दोनों को अलग किया है, इनमें दोनों का अर्थ, उप का और सर्ग का, इन दोनों का अर्थ अलग है। किस तरीके से अलग है हम देखेंगे। देखो, उप अधिक सर्ग शब्द के मेल से बना है। किससे बना है ये, शब्द के मेल से। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारी जिंदगी में शब्द प्रक्रिया को बहुत ही बड़ा ऐसा स्थान दिया गया है, क्योंकि शब्दों से ही मतलब हम लोग जो बात करते हैं, हमारी जो बोली है या हमारी जो एक दूसरे से वार्तालाप या हमारा एक दूसरे से जो बातचीत होती है, ये सब हमारे शब्द प्रक्रिया द्वारा ही होती है। देखो बच्चों, उपसर्ग शब्द उप अधिक सर्ग के शब्द के मेल से, किससे, शब्द के मेल से बना है, जिसमें ये सभी किससे बना है, शब्द के मेल से बना है। कौन, उप अधिक सर्ग। देखो आगे, जिसमें किसमें, जिसमें सर्ग मूल शब्द है। क्या मूल शब्द है, सर्ग, और जिसका अर्थ होता है, मूल शब्द मिला हमें, उसके बाद जिसमें सर्ग मूल शब्द है और इस मूल शब्द का अर्थ, देखो बच्चों, जिसका अर्थ होता है कि ग्रंथ का अध्याय जोड़ना। किसका अध्याय जोड़ना, ग्रंथ का। किससे मिलता है हमें, ये सर्ग से मिला। किससे मिला, सर्ग से। आगे देखो बच्चों, रचना निर्माण करना। क्या निर्माण करना, ग्रंथ के अध्याय के साथ रचना निर्माण करना। आदि और अंत में हमारा जो सर्ग है, इस सर्ग से हमें बहुत कुछ और जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, देखो बच्चों, सर्ग मूल शब्द से, सर्ग मूल शब्द से, शब्द से पूर्व, उस शब्द से पूर्व हमारा आता है उप। अभी उप शब्दांश हमें क्या मिलता है, देखो बच्चों, सर्ग मूल शब्द से, शब्द से पूर्व उप शब्दांश, कौन सा, उप शब्दांश लगने से उसका अर्थ हुआ, क्या होता है, देखो बच्चों, उसका अर्थ पहले जोड़ना। किनको जोड़ना, किसका अर्थ हुआ, ये उप का अर्थ होता है कि पहले जोड़ना। और सर्ग का अर्थ क्या हमने देखा बच्चों, ये मूल शब्द है, मतलब उप अधिक सर्ग, इनको जोड़ना है, पहले जोड़ना शब्द से। और इस प्रकार मूल शब्दों के पहले अथवा मूल शब्द के पहले अथवा आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहलाते हैं। देखो बच्चे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, पर इसमें बहुत जरूरी बात है कि इन शब्दों में हमें उप और सर्ग, ये दोनों के जो अलग अलग बातें हैं या इन दोनों के बारे में जो अलग अलग बातें बताई गई है,
उन बातों को हमें हमारे जहन में बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल कर रखना है। देखो बच्चों, मैं दोबारा इस परिभाषा को पढ़ रही हूँ। उपसर्ग शब्द उप अधिक सर्ग शब्द के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है ग्रंथ का आशय। ग्रंथ का आशय अध्याय जोड़ना, रचना निर्माण करना आदि, और अंत में बहुत ही जरूरी, अंत में सर्ग मूल शब्द से पूर्व शब्दांश, मतलब पूर्व शब्द से आने वाला हमारा उप शब्दांश लगने से उसका अर्थ होता है कि पहले एक दूसरे को जोड़ना। और शब्दों को इस प्रकार मूल शब्दों के पहले अथवा आगे आने वाले या जो भी शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें कहलाते हैं उपसर्ग। और इसी उपसर्ग के बारे में जानेंगे अभी हम हमारे अगले पड़ाव की तरफ। और इस उपसर्ग के हमारे हिंदी भाषा में 4 प्रकार दिए गए हैं, या इनकी 4 भेद दिए गए हैं। और इन भेदों से हमें इन उपसर्गों को लगाकर हमें मिलने वाले नए शब्द किस तरीके से हैं, ये हम देखेंगे। पर इससे पहले हम देखेंगे कि इस उपसर्ग के जो हिंदी भाषा में, मतलब हमारे हिंदी भाषा में जो 4 भेद दिए, इन सब बातों को जानने से पहले और भी आपको एक छोटी सी ऐसी परिभाषा दी गई है उपसर्ग की, जिसे हम पढ़ेंगे इस तरीके से। वो मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्द उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उस अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहलाते हैं। यह हमारी दूसरी परिभाषा है। मतलब पहली परिभाषा में उप अधिक सर्ग, इन दोनों का अर्थ बताया गया है और साथ ही साथ इन दोनों का मेल कैसे होता है और इन मेल से हमें कौन सी परिभाषा मिलती है, यह हमने इस दूसरी परिभाषा में जाना। और इसी उपसर्ग के हमारे हिंदी भाषा में 4 भेद आए हैं। उनमें हमारा पहला भेद है जो है संस्कृत के उपसर्ग। जो हमारा पहला भेद है संस्कृत के उपसर्ग। हमारा दूसरा भेद है हिंदी के उपसर्ग। हमारा दूसरा भेद है हिंदी के उपसर्ग। हमारा तीसरा भेद है उर्दू के उपसर्ग। हमारा तीसरा भेद है उर्दू के उपसर्ग। और हमारा आखिरी और चौथा भेद है संस्कृत के अव्यय। क्या है हमारा आखिरी भेद? संस्कृत के अव्यय। मतलब इन उपसर्ग के हिंदी भाषा में जो 4 प्रकार के भेद है या 4 प्रकार के जो भेद हम देखने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। मैं इन भेदों के बारे में आपको बताने से पहले दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा पहला भेद है वो है संस्कृत के उपसर्ग। हमारा दूसरा भेद है कि हिंदी के उपसर्ग। हमारा तीसरा भेद है उर्दू के उपसर्ग। और हमारा आखिरी जो भेद है वो है हमारा संस्कृत के अव्यय। No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. जानने से पहले हम दोबारा
भेदों की तरफ चलते हैं कि हमारा पहला भेद है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा भेद है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा भेद है हमारा उर्दू के उपसर्ग और हमारा आखिरी जो भेद है वो है संस्कृत के अव्यय। अभी इन भेदों में हमें उन भेदों के अंदर से या मतलब उन भेदों से हमें ये सीखना है कि उसमें आने वाला उपसर्ग और उपसर्ग के साथ उस उपसर्ग का अर्थ और अर्थ के साथ हमारा नया हमें मिलने वाला शब्द। तो सबसे पहले हम इस पड़ाव का जो पहला भेद है जो है संस्कृत के उपसर्ग, इस भेद को हम जानेंगे। देखो बच्चों, पहला नंबर है, इससे पहले उपसर्ग, उस उपसर्ग का अर्थ और अर्थ के साथ उसमें बनने वाले शब्द और इन शब्दों को बोलते हैं शब्द रचनाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला उपसर्ग है वो है अभी। हमारे संस्कृत के उपसर्ग का हमारा पहला उपसर्ग है अभी और उस अभी का मतलब है सामने, पास या तो और, सामने, पास या तो और अभी हमें इस अभी के साथ नए शब्द रचनाएं बनानी है। तो हमारा पहला शब्द बन रहा है अभी के साथ अभिमान, हमारा दूसरा शब्द बन रहा है अभिनय, हमारा तीसरा शब्द बन रहा है अभिशाप। हमारे संस्कृत के उपसर्ग बने अभी से अभिमान, अभिनय, अभिशाप। फिर हमारा अगला शब्द आता है उत। इस उत का मतलब या तो अर्थ आता है ऊंचा या तो श्रेष्ठ, ऊंचा या तो श्रेष्ठ। अभी इस उत से हमें नए शब्द रचनाएं बनानी। हमारा पहला शब्द है उत्पत्ति, दूसरा आता है उत्साह और हमारा आखिरी आता है उत्सव। मतलब हमारे संस्कृत के उपसर्ग उत से बनने वाले हमारे शब्द रचना थी उत्पत्ति, उत्साह और उत्सव। हमारा अगला उपसर्ग है दूर। दूर का अर्थ आता है बुरा, कठिन। दूर का अर्थ क्या आया? बुरा और कठिन। और दूर से हमारी शब्द रचना आती है दुर्घटना, दुर्बल और दुरात्मा। मतलब संस्कृत के उपसर्ग उत से हमें मिले दुर्घटना, दुर्बल, दुरात्मा, ये हमें मिले दूर ये उपसर्ग से। हमारा आखिरी संस्कृत के उपसर्ग का उपसर्ग है सम, स। इसका अर्थ आता है पूर्णता और सुंदर, पूर्णता और सुंदर। इससे बनने वाली शब्द रचनाएं हमारी आती है सहयोग, सम्मान और संतोष, साथ ही साथ संविधान। मतलब मैं दोबारा आपको समझाना चाहूंगी कि हमारे इस संस्कृत के उपसर्ग का जो आखिरी हमारा उपसर्ग है वो है सम, स। इसके अर्थ आते हैं पूर्णता, सुंदर और साथ ही साथ और अच्छा। इन्हीं से हमें शब्द मिले सहयोग, सम्मान, संतोष और संविधान। जो हमारा भारत का संविधान है, हम हमेशा देखते हैं कि हमारे संविधान से ही हमें बहुत सारे जानकारियां मिलती है। जो भी हमारे भारत में लॉज है इनके बारे में भी हमें इसी संविधान से हमें पूरी जानकारी मिलती रहती है। संस्कृत के उपसर्ग हमने देखे, उसमें अभी, ऊत, दूर और सम, स, ये हमें उपसर्ग से नए शब्द मिले। हमारा आखिरी भेद है जो है हिंदी के उपसर्ग। हमारा अगला भेद जो है उसका नाम क्या है? हिंदी के उपसर्ग। अभी हम हिंदी के उपसर्ग में हमारा आया हुआ पहला उपसर्ग है औ या तो औ, या तो औ, और इनका अर्थ है हीनता और रहित। इनका अर्थ क्या आता है? हीनता और रहित। अभी औ और औ से हमारे बनने वाली शब्द रचनाएं आती है अवगुण। पहली आई हमारा शब्द रचना अवगुण, फिर हमारा दूसरा शब्द रचना आया अवघड़, हमारा तीसरा शब्द रचना आया अवनति। ये हमारे औ और औ,
ये हिंदी उपसर्ग से मिलने वाले हमारे अवगुण, अवगढ़ और अवनति ये शब्द रचनाएं थी। हमारा अगला उपसर्ग आता है चौ। इसका अर्थ आता है चार। चौ का अर्थ आया चार और इससे बनने वाली हमारी शब्द रचनाएं है चौराहा, चौगुना और चौमुखा। मतलब चौ ये उपसर्ग से हमें मिले शब्द चौराहा, चौगुना और चौमुखा। फिर हमारा अगला उपसर्ग आता है पर। इस पर से हमारा पर का अर्थ आता है दूसरा या तो दूसरी पीढ़ी, दूसरा या तो दूसरी पीढ़ी। और इस पर से बनने वाले हमारे शब्द रचनाएं आती है परोपकार, परदादी, परलोक और परस्त्री। मतलब पर से हमें मिले शब्द रचनाएं कौन कौन सी है? देखो बच्चों, परोपकार, परदादी, परलोक और परस्त्री। हमारा हिंदी के उपसर्ग का आखिरी हमारा उपसर्ग आता है भर। और भर का अर्थ आता है पूरा या तो भरा हुआ। हमारा आखिरी जो हमें मिला उपसर्ग वो था या वो है भर। और भर का अर्थ आता है पूरा और भरा हुआ। और इसी भर से हमें मिलने वाली शब्द रचनाएं या शब्द रचना आती है वो है भरमार, भरपेट और भरसक। मतलब हमारा उपसर्ग भर से मिलने वाले शब्द थे हमारे भरमार, भरपेट और भरसक। ये हमारे सभी हिंदी के उपसर्ग और उनकी शब्द रचना थी। हमारा अगला भेद जो है उस भेद का नाम है उर्दू के उपसर्ग। देखो बच्चों, उर्दू के उपसर्ग, इसमें हमें पहला हमारा उपसर्ग मिल रहा है बे। क्या मिल रहा है? बे। और बे का अर्थ आता है बिना रही, बिना या तो रही। ये हमारा बे का अर्थ हुआ। और हमारे उपसर्ग बे से मिलने वाली हमारी शब्द रचना थी या है बेइज्जत, बेगुना और बेआबरू। मतलब हमारे बे उपसर्ग से हमें शब्द रचना मिली बेइज्जत, बेगुना और बेआबरू। हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये उपसर्ग है जो है दर। क्या? दर। और इसका अर्थ आता है में। देखो बच्चों, दर और में दोनों अर्थ अलग अलग है, पर इसमें दर का अर्थ ही बताया है में। और इस दर से बनने वाले जो शब्द है, ये शब्द हम कभी कभार सुनते हैं। दरमियान, उसके बाद अगला आता है दरगुजर और आखिरी आता है दरकिनारा। मतलब हमारे दर उपसर्ग से हमें जो शब्द रचना मिली वो थी दरमियान, दरगुजर और दरकिनारा। हमारा अगला उपसर्ग है ऐन। ऐन से मिलने वाला ऐन का अर्थ आता है ठीक या तो पूरा, ठीक या तो पूरा। और इस शब्द की रचना क्या आएगी? ऐन से बनने वाली ऐन वक्त और ऐन मौका। ये हुए हमारे उपसर्ग ऐन से मिलने वाले। अगला हमारा आखिरी आता है वो है सर। क्या? सर। और इस सर का अर्थ आता है मुख्य और प्रमुख। अभी मुख्य और प्रमुख ये सर का अर्थ है। तो अभी सर से बनने वाले हमारी शब्द रचना आती है सरहद, सरकार और सरताज। ये हमारे आखिरी उर्दू के उपसर्ग के आखिरी हमारा उपसर्ग है सर। और उसके शब्द रचना थी सरहद, सरताज और आखिरी सरकार। और हमारा इस पढ़ाव का जो आखिरी भेद है वो भेद है हमारा संस्कृत के अवयव। पर इन संस्कृत के अवयव को बताने से पहले मैं आपको बतानी चाहूंगी कि उपसर्ग की तरह, किसके तरह? ये जो उपसर्ग आए हैं इन उपसर्ग की तरह ही इनका भी प्रयोग किया जाता है। और इन प्रयोग का अर्थ हम लोगों को देखना है और इनसे हमें वाक्य बनाने भी है। देखो बच्चों, हमारा पहला उपसर्ग क्या आया था वो है अंत अंतर। अंत अंतर और इसका मीनिंग है अंतर
भीतर। उपसर्ग की तरफ प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, ये हमारा अगला और आखिरी भेद है। और इस भेद में आने वाला हमारा पहला उपसर्ग आता है जो है अंत और अंतर। अंत और अंतर, और इसका अर्थ आता है अंदर और भीतर। क्या आता है अर्थ? अंदर और भीतर। और इनसे बनने वाली हमारी शब्द रचना आती है अंतकरण, अंतरराज्य और अंतरदेशीय। ये हमारे अंत और अंतर से मिलने वाली शब्द रचनाएं थी। अगला हमारा आता है स्व, मतलब इसका अर्थ आता है अपना। स्व का अर्थ आया अपना, और इससे हमें मिलने वाली शब्द रचनाएं में पहला शब्द आता है स्वदेश, स्वराष्ट्र और स्वराज्य। मतलब हमें स्व से मिलने वाले नए शब्द क्या थे? स्वदेश, स्वराष्ट्र और स्वराज्य। फिर हमारा अगला आता है पुनर, पुण्य, पुनर और पुण्य। इसका अर्थ आता है दोबारा या तो फिर, दोबारा या तो फिर। और इससे बनने वाली शब्द रचना हमारी आती है पुनर्जन्म। क्या आती है? पुनर्जन्म। अगला हमारा शब्द पुनरागमन, पुनरागमन। और अगला पुनर्निर्माण। ये हमारे पुनर और पुन से मिलने वाले पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्निर्माण, ये शब्द मिले। फिर हमारा अगला आता है स्वयं। इसका अर्थ आता है अपने आप। स्वयं का अर्थ आता है अपने आप। और इनसे बनने वाली हमारी शब्द रचना आती है स्वयं सेवी, स्वयंवर, स्वयं सिद्ध। ये हमारी रचनाएं, मतलब शब्द रचना हमें मिली। हमारा अगला आता है जो आखिरी मैंने आपको बताया स्वयं। इसके बारे में मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी कि स्वयं का अर्थ आया अपने आप। इसमें हमने जो शब्द लिए वो थे स्वयं सेवी, स्वयंवर और स्वयं सिद्ध। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि संस्कृत के जो अव्यय थे, इनमें आने वाले जो उपसर्ग थे वो सभी बहुत ही अलग अलग है। और इनके साथ इन उपसर्गों से हमें जो शब्द रचना मिली, जो नए शब्द मिले, वो हमारे बाकी तीनों भेदों से बहुत ही अलग है या तो उनसे काफी हटके है। और इनसे हमें ये शब्दों के साथ हमें ये जान पड़ता है कि ये शब्दों का इस्तेमाल हमारा हमेशा नहीं होता, कभी कभार इनका इस्तेमाल हमारे पत्र लेखन, कहानी लेखन, प्रश्न उत्तर या किसी बात के ऊपर हमें बात करनी है तो उन बातों में हमें इन शब्दों का, इन शब्द रचनाओं का इस्तेमाल करना हो सकता है, या तो हम कर सकते हैं या करेंगे। आखिर में बच्चों देखो, सबसे जरूरी बात इन चारों भेदों के साथ जुड़ी हुई जो हमें हमेशा याद रखनी है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने भी जा रही हूँ और यहाँ पे आपको बोर्ड पर भी लिखी हुई दिखाई देगी। देखो बच्चों, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता तो उन उपसर्गों को मिलकर ही नया शब्द बनता है और उन्हीं शब्दों से हम हमारे वाक्य भी बनाते हैं। देखो बच्चों, साथ में ये शब्दांश होते हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ये मूल शब्द के आगे जुड़कर ही नए शब्द बनाते या बनते हैं। ये पूरे चारों भेदों से हमें ये जान पड़ता है कि उपसर्ग से कोई भी शब्द या उपसर्ग उनसे मिले हुए नहीं तो उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसी उपसर्ग से हमें शब्द रचना बनानी है। साथ ही साथ ये शब्दांश होते हैं और ये मूल शब्द से ही मिलकर या मूल शब्द के आगे जुड़कर ही नए शब्द बनते हैं या बनाते